हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे गणित का सेट नंबर 3 जो 2024 में आया हुआ है। आज हम लोग देखेंगे गणित का सेट नंबर 3 2024 में 822 HX को। समय रहता है 3 घंटा 15 मिनट और पूर्णांक 70 का होता है। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। तो हम लोग सीरियल से एक एक प्रश्न को सॉल्व करते चलेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दिया है कि 26 156 का लासा 156 है, तो मासा का मान होगा। तो यहाँ से हम लेके चलेंगे पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन बोल रहा है कि 26 क्वेश्चन बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन 26 156 का जो एलसीएम है वो दिया है 156। फिर अगर हम बात करें अगला, तो आपको HCF ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि एक फार्मूला पढ़े हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। हम फार्मूला पढ़े हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। अगर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF, तो अगर हम बात करें पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या 156 है, उसका एलसीएम दिया है 156 और आपको HCF निकालना है। तो HCF लिख लो, 156 ऊपर है, 156 नीचे आ जाएगा। तो 26 गुणे 156 बटे में 156 बराबर HCF। अब 156 से 156 कट जाएगा, 26 बच जाएगा। और जो हमारा HCF यानी मासा आया वो 26 आया, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो 1 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर हम 1 की बात करें तो 1 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो अभाज्य संख्याओं का एक युग्म का मतलब कि दोनों में कुछ कॉमन ना आए, दोनों में कुछ कॉमन ना आए। जैसे 14 और 35 में है तो 7 कॉमन आ रहा है, 7 दूनी 14, 7 पचे 35। अच्छा, 31 और 93 में देखें तो 31 91 31, 31 तेईयां 93, 31 कॉमन आ रहा है। अच्छा, 32 और 62 में देखें तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, 16 दूनी 32 और 31 दूनी 62। अच्छा, 18 और 25 में कोई भी कॉमन संख्या नहीं आ रही है। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा दूसरे का बी, ऑप्शन नंबर 2 का बी होगा। 2 का ऑप्शन नंबर बी होगा। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बिंदुओं 5, 0 और -12, 0 के बीच की दूरी दे रहा है 5, 0 और दिया है -12, 0 -12, 0 के बीच की दूरी। तो हम जानते हैं ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है। हम दूरी का फार्मूला पढ़ के हैं, d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ से इसका मान रख देंगे तो x2 का मान दिया है -12, x1 का मान दिया है 5, तो इसका होल स्क्वायर रख लो, प्लस में y2 का मान 0 दिया है, y1 का भी मान 0 दिया है, आप स्क्वायर लगा दो। हम जानते हैं कि d बराबर 12, 5, 17 यानी माइनस में 17 का स्क्वायर प्लस में 0 में से 0 घटाओगे, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। d बराबर 17 17 में 289 होता है। फिर यहाँ से d का मान जब हम निकालेंगे तो इसको 17 का स्क्वायर लिख देंगे और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो d का मान 17 आ जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर डी सही है, तो तीसरे का ऑप्शन नंबर डी सही है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल आए। तो हम जानते हैं कि जो 35 होता है वो 5 से कट जाता है। तो अगर जो संख्या 5 से कट जाए और 7 एक्स्ट्रा आ जाए, वही संख्या हमारा होगा। तो एक में ही चेक कर लो। अच्छा, 0 है। अच्छा, 5 के कटने का नियम क्या होता है कि पीछे अगर 0 और 5 हो, इकाई अंक 0 और 5 हो, तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। तो यहाँ पे 0 तो 5 से कट जाएगी, ये नहीं होगा। यहाँ 5 है, ये भी कट जाएगी, ये भी नहीं होगा।
अच्छा, ये नहीं कटेगी क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 है और 7 5 से कटता नहीं है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 40 है तो ये 0 है पीछे, तो ये 5 से कट जाएगी, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो 4 का ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, अगर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणज का योगफल, 8 के प्रथम 15 गुणज का योगफल। अच्छा, अगर हम 8 के प्रथम 15 गुणज के योगफल की बात करें तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना। अच्छा, पहला संख्या 8 होगा, दूसरी संख्या 16 होगी, तीसरी संख्या 24 होगी, डाट 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 डाट। अच्छा, ये जो 15 गुणज का बोला है तो 8 को 15 से गुणा करा दो, तो 15 अट्ठे 120। कहने का मतलब हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि ए का मान 8 है, डी का मान T2 माइनस T1 होता है, और ये T1 होता है, ये T2 होता है, ये T3 होता है। तो T2 का मान 16 माइनस T1 का मान 8, 16 में से 8 घटा दो तो 8, यानी ए का भी मान 8 पा गए, डी का भी मान 8 पा गए। अच्छा, अगर हम यन की बात करें तो इसमें कितने पद हैं, 15, तो यन का मान हम 15 पा गए। अच्छा, अगर हम लास्ट पद की बात करें तो एन को ही हम लास्ट पद बोलते हैं, और यल का मान है 120। अब हम फार्मूला पढ़ के आए हैं यन पदों का योगफल, तो यन पदों का योगफल यानी एस एन बराबर हम पढ़ के आए हैं n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल। तो एस एन का मान 15 है, 15 रख दो, 15/2 हो गया, ए का मान 8 है, यल का मान 120 है। इसको जब जोड़ दोगे तो यस 15 बराबर आ जाएगा 15/2, 120 में जब 8 जोड़ोगे तो 128 आ जाएगा, और जब इसको 2 से भाग दोगे तो 2 छंग 12, 2 चौक 8। अब यस 15 बराबर 15 का जब 64 से गुणा कराओगे तो 15 चौका 60, हासिल 6, 15 छक्का 90, 90 6 96, 960, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि द्विघात एक्स स्क्वायर, यदि द्विघात एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में p बराबर 0 का एक मूल -2 है, का एक मूल -2 है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक मूल -2 है, कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे x है वहाँ पे -2 रख लो। तो जब x के स्थान पे -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे -2 माइनस p बराबर 0, ये हो गया 2 दूनी 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 माइनस पी बराबर 0, 4 से 4 कट के 0 आ गया, इधर माइनस पी उधर जाएगा प्लस पी। तो हम देख रहे हैं कि जो पी का मान आया वो 0 आया, यानी ऑप्शन नंबर ए, 6 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि, ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यक्स अक्ष पर स्थित, अगर यक्स अक्ष पर स्थित बोल दे तो y बराबर 0, यक्स अक्ष पे बोले तो y बराबर 0, कहने का मतलब जो निर्देशांक होगा वो होगा यक्स कामा 0। यक्स अक्ष पर स्थित बिंदु 5 कामा -2, एक बिंदु दे दिया 5 कामा -2, और दूसरा दे दिया है -3 कामा 2, -3 कामा 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक। अच्छा, से समदूरस्थ मतलब हम यहाँ पे एक बिंदु ले रहे हैं, यहाँ से हम मान ले रहे हैं कि समान दूरी पे हैं, तो जो बिंदु होगा ये होगा यक्स कामा 0। अच्छा, अगर समदूरस्थ हैं तो ये हमारा, इसको हम मान ले रहे हैं ए बी और सी, अगर समदूरस्थ हैं तो समान दूरी पे हैं तो ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी। अब हम फार्मूला पढ़ के आए हैं कि √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा x1 हो गया, ध्यान से देखना, ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, और ये y2 हो गया। जब हम इसको रखेंगे तो x2 का मान x है, x1 का मान 5 है, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 है, माइनस y1 तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। उसी प्रकार जब हम इसमें देखेंगे, तो जब हम इसमें देखेंगे ध्यान देना, तो ये अब की बार x1 y1 बन जाएगा, ये वाला x1 y1 बन गया, और ये x2 y2 बन गया। अब इसको जब हम फार्मूले पे रखेंगे d बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 मतलब -3, x1 मतलब x,
का होल स्क्वायर प्लस में y2 मतलब 2 माइनस y1 मतलब 0 का होल स्क्वायर। जब इसको दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो हम जानते हैं कि अंडर रूट x माइनस 5 का होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस में 0 में जब 2 जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा। इधर पूरे का स्क्वायर रख दिए और इधर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 0 घटाओगे तो 2 का स्क्वायर, और इधर भी हमको स्क्वायर दिया है तो हम इधर भी स्क्वायर लिख देंगे। ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा और ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 पंचे 10x हो गया, प्लस 2 दूनी 4 हो गया, बराबर में a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस में b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ ध्यान से देखना, प्लस 2ab हो जाएगा तो 2ab तो 2 तिहाई 6 माइनस 6x हो जाएगा, माइनस 6x प्लस 2 दूनी 4। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि इधर प्लस में x स्क्वायर हो गया, 25 4 29 हो गया, प्लस में 29 हो गया। इधर देखना 9 4 13 प्लस में 13, इधर आएगा तो माइनस में 13, इधर माइनस 10x दिया है, इधर माइनस 6x तो इधर आएगा प्लस 6x बन जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर था तो इधर आया माइनस, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर था तो ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर आया तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 29 में से 13 घटाओगे तो 9 में से 3 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 16 आ जाएगा। 10 में से 6 घटा दोगे तो -4 आ जाएगा, 4x बराबर 0। इधर -4x है, उधर जाएगा प्लस में 4x, 4 ऊपर है 4 आ जाएगा नीचे, बराबर में x हो गया, 4 के अंदर 4, 4 चौक 16, यानी x का मान हम पा गए 4। यानी हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखें तो हमारा, अगर हम यहाँ से फिर से एक बार देखें, ध्यान देना, तो यहाँ पे हम देखें फिर से ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ से ये हमारा जब a स्क्वायर मतलब 9 प्लस b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab, और ये माइनस माइनस प्लस 6x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6x, और इधर आएगा तो ये माइनस 6x हो जाएगा, और ये 10 6 16x हो गया, 10 6 16x, तो यहाँ से इसको 16x हो जाएगा, और 16 इधर ऊपर है तो 16 इधर नीचे चला जाएगा, 16 से 16 कट के 1 आ जाएगा, तो x का मान 1 पा गए और y का मान हम यहाँ पे 0 रखें, तो जो हमारा आंसर आएगा वो 1 कामा 0 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो 7 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि 2x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, ध्यान देखना, बोल रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। अब के मूलों की प्रकृति तुमको बताना है। तो हम जानते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 4 बराबर में 0, क्या क्या दिया है फिर ध्यान देना, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम d का मान निकालेंगे, तो d को बोलते हैं विविधकर, ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। a का मान हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, b का मान देख रहे हैं -5 है, और c का मान 4 है। तो यहाँ पे इस मान को ले जाके रखेंगे, तो d बराबर b का मान है -5, तो -5 का स्क्वायर माइनस 4a का मान -5 है, -5 रखो इंटू 2 है, सॉरी 2 है, a का मान 2 है तो 2 रख लो, इंटू c का मान 4 है तो 4 रख लो, तो d बराबर 5 5 25 हो गया, -4 चौक 16 दूनी 32 आ गया। d का मान हम देख रहे हैं 25 में से 32 घटाओ तो ये आ जाएगा -7, यानी d का मान अगर छोटा है, d का मान अगर छोटा है 0 से तो इसका जो आंसर होता है वो काल्पनिक मान आता है। तो कहने का मतलब 8 का ऑप्शन नंबर बी सही है, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना, बोल रहा है कि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं तो इसको बोला जाता है कि यदि उनके संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं समानुपाती हों, यानी दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी। फिर से सुनना, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं समानुपाती हो, यानी ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
तो 9 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, अब हम लोग अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि आपको एक ऐसे चित्र दिया हुआ है और चित्र देने के बाद दिया हुआ है यहाँ पे 70 डिग्री है। ध्यान से देखना, ये है हमारा 70 डिग्री और ये है 125 डिग्री। अब यहाँ से तुमको मान निकालना है। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है और ओ दिया है, और तुमको मान निकालना है कोण ओ ए बी का। किसका? कोण ओ ए बी का। तो हम जानते हैं कि अगर ये 125 है तो एक सीधी रेखा 180 अंश का कोण बनाती है। एक नंबर का है तो इसको एक नंबर के हिसाब से बता देना। ध्यान सुनना, 125 है तो हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा 180 अंश का कोण बनाती है। तो अच्छा देख लो, मान लो ये 5 नंबर में आ गया, तब कैसे लिखोगे? तो कोण डी ओ सी, ध्यान से सुनना, कोण डी ओ बी बराबर हम लिख सकते हैं, कोण डी ओ बी बराबर लिख सकते हैं कोण डी ओ सी, कोण डी ओ सी प्लस में सी ओ बी, प्लस में सी ओ बी। सीधी रेखा 180 अंश का कोण बनाती है तो डी ओ बी के स्थान पे 180 रख देंगे। डी ओ सी का मान हमको निकालना है तो हम डी ओ सी रख देंगे, और सी ओ बी का मान 125 दिया, 125 लिख लो। इधर प्लस में 125 है, इधर आएगा तो माइनस में 125, तो 180 में से 125 घटा दोगे तो कोण डी ओ सी बराबर 180 में से 25 घटा दोगे तो 55 डिग्री आ जाएगा। तो कोण डी ओ सी का मान 55 आ गया। 180 में से जब 125 घटाए तो 55 आ गया। कहने का मतलब ये मान हमारा 55 आ गया। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, ध्यान से देखना, कि कोण सी डी ओ, कोण सी डी ओ प्लस कोण डी ओ सी, कोण डी ओ सी प्लस कोण ओ सी डी, कोण ओ सी डी बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। जब हम डी सी डी ओ का मान देखेंगे तो 70 है, प्लस में डी ओ सी का मान देखेंगे तो 55 है, और प्लस में ओ सी डी का मान हमको चाहिए बराबर 180 डिग्री। 70 में जब 55 जोड़ोगे तो 125 आ जाएगा, प्लस में कोण ओ सी डी बराबर 180, इधर प्लस में 125 उधर जाएगा माइनस में 125, तो कोण ओ सी डी बराबर 180 माइनस 125 घटा दोगे तो 55 आ जाएगा। तो कोण ओ सी डी का मान 55 डिग्री आ गया। अब हम जानते हैं कि अगर ये 55 है तो ये भी कितना होगा? 55 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब हम लोग अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? ध्यान से देखना। बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। क्या बोल रहा है? साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब हम जानते हैं कि अगर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो अब हम साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान बताना है। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा को हम एक फार्मूला पढ़ा के आए हैं कि अगर कॉस थीटा लिखा है तो आप इसको साइन में बदलने के लिए इसको आप साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। साइन से साइन कट जाएगा तो इधर बचेगा थीटा और इधर बचेगा 90 माइनस थीटा। इधर माइनस थीटा, इधर आएगा तो प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा थीटा 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। दो ऊपर है, दो जाएगा नीचे, तो थीटा बराबर 90/2 जब काट देंगे तो 45 आ जाएगा। तो थीटा का मान 45 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 11 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? ध्यान से सुनना। साइन 15/cos 75, साइन 15/cos 75। हम जानते हैं कि अगर साइन 15 बटे में cos 75 दिया है तो अब हम क्या जानते हैं कि अगर हमको साइन 15 को लिखना हो तो साइन लिख देंगे, और 15 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 75, क्योंकि अभी कल पढ़ा के आए हैं कि अगर 2 का जोड़ 90 आ जाए, 2 का जोड़ 90 आ जाए तो आपको एक को चेंज कर देना है। तो चाहे साइन को चेंज कर दो चाहे कास को। तो हम जानते हैं कि साइन है तो साइन लिख देंगे, 15 लिखने के लिए 90 में से 75 घटा देंगे। अब हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा, तो यानी कॉस 75 बटे में कॉस 75। कॉस 75 से कॉस 75 कट के 1 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 12 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब हम लोग अगर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है
13, क्वेश्चन नंबर 13 आपको 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है। हालांकि दिया है 1 नंबर में, लेकिन फ्यूचर में ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का तुमको मान बताना है। तो हम जानते हैं कि अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है तो हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं। दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं। दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और की स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर। अब ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उधर जाएगा तो प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। ठीक, अब यहाँ से इसको हम समीकरण 1 बना ले रहे हैं। जब फिर इसका समीकरण 1 का वर्ग करेंगे तो समीकरण 1 का वर्ग करने पर जब पुनः वर्ग करोगे तो ये हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा बराबर में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर बन गया। तो अब बन गया ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब होगा साइन स्क्वायर पहले से है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर पहले से है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी बराबर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। साइन का करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमको इसका मान चाहिए, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर में, इधर प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा पहले से है, इधर प्लस में है, उधर गया तो माइनस में, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 4 में से 2 घटा दिए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से हमको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 रख सकते हैं, इधर 2 गुणे में है तो 2 आएगा भाग में, और इधर बच जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर से एक बार ध्यान सुनना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम 1 रख सकते हैं, इधर 2 ऊपर है तो 2 नीचे चला आएगा, यानी जहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है वहाँ हम 1/2 रख सकते हैं। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के स्थान पे हम 1/2 का स्क्वायर रख सकते हैं। तो ये हो गया 2 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 13 का बी सही होगा। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि सेक ए प्लस टेन ए। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि सेक ए प्लस में टेन ए, फिर आगे बोला है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए का मान। तो हम जानते हैं कि सेक को हम बदल सकते हैं 1/cos ए प्लस टेन ए को बदल सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए, फिर यहाँ से ब्रैकेट बंद करके 1 माइनस साइन ए लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि हर बराबर है तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए, और गुणे में 1 माइनस साइन ए दिया है। तो हम देख रहे हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अभी कल पढ़ा के आए हैं, बटे में कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए, और एक कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा और कॉस ए बच जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
तो 14 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब हम लोग अगर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि चित्र में बिंदु ओ का बिंदु ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोणों की माप। पहले ए से देखना है फिर पी से देखना है, पहले ए से देखना है और फिर पी से देखना है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, ध्यान से सुनना। अगर ये 45 है तो ये हमारा भी 45 होगा, तो ए का मान 45 होगा और पी का मान 60 होगा। देखो अगर उन्नयन बोलता तो हम नीचे से देखते, अवनमन बोल रहा है तो ऊपर से देखेंगे। तो ए का मान 45 है, पी का मान 60 है। तो ए का मान 45, देखो पहले 45 फिर 60, पहले 45 फिर 60, तो इसमें 45 30 है, गलत है, तो 45 60 यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 15 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब हम लोग अगर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। किसी त्रिभुज ए बी सी में, तो सबसे पहले किसी त्रिभुज ए बी सी में बोल रहा है तो हम एक त्रिभुज ए बी सी बनाएंगे जिसमें कोण सी, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है प्रिंट में, कोई कोण सी समकोण है बोलना चाहिए। कोण सी क्या है, समकोण है। किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है। अच्छा कोण सी समकोण है तो यहाँ पे सी लिख लो, इसको ए लिख लो, इसको बी लिख लो। अब आगे बोला है कि tan ए का मान 1/√3 है, 1/√3। तो अगर ए का मान ए से हमको देखना है तो इसके सामने का भुजा लंब होगी और ये आधार होगी। तो हम tan बराबर पढ़ के आए हैं कि लाल बटे कक्का होता है, तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार यानी लंब का मान 1 दिया है, आधार का मान √3 दिया है। तो ए से देखेंगे तो ये हमारा लंब बन जाएगा मतलब 1, आधार बन जाएगा √3। अब यहाँ से अगर हम कर्ण का मान निकालेंगे तो हम जानते हैं फार्मूला कर्ण का कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। कर्ण का मान निकालना है, आधार का मान दिया है 1 का स्क्वायर, लंब का मान दिया है √3, तो इसका स्क्वायर कर दो। कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का करोगे तो 1 आएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 1 4 यानी के स्क्वायर का मान 4 आ गया और के का मान आ जाएगा +-2 यानी के का मान 2, क्योंकि 4 2 का वर्ग होता है, तो के का मान 2 पा गए। अब हमको निकालना क्या है, साइन ए कॉस बी। क्या निकालना है, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। तो हमको एक बार ये देखना है कि साइन ए, पहले ए से मान निकालेंगे, ध्यान से सुनना, पहले ए वाला मान निकाले यानी साइन ए और कॉस ए। यहाँ से पहले हम साइन ए और कॉस ए निकाल ले रहे हैं, फिर उसके बाद बी से चाहिए तो कॉस बी और साइन बी चाहिए, तो साइन बी और कॉस बी निकाल ले रहे हैं। ठीक, इसमें समझना क्या है, यहाँ साइन ए है और यहाँ साइन बी है। फिर से ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, यही बच्चे मिस्टेक करते हैं। यहाँ साइन ए और यहाँ साइन बी है, साइन बराबर होता का है लंब बटे कर्ण, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण हो गया। यहाँ पर भी साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण हो गया। यहाँ कॉस ए, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर भी आधार बटे कर्ण हो गया, यहाँ पर भी आधार बटे कर्ण हुआ। यानी फार्मूला तो सेम है लेकिन चेंज क्या हुआ है, ध्यान से देखना। जब हम ए से देख रहे हैं तो ये हमारा लंब कहलाएगा, क्यों, क्योंकि ए के सामने की भुजा लंब होती है और जो बचा वो ये आधार होता है। तो अब यहाँ ध्यान से सुनना, और कर्ण का मान दिया ही है, तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण यानी 1/2, 1/2। अब कॉस का देख लो, ए वाला कॉस का ए, तो कॉस बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो √3/2, √3/2। अच्छा अब क्या ध्यान से देखना है, अब हमको बी दिया है तो ये आधार और लंब बदल जाएगी। जब हम बी से देखेंगे तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, जिस कोण से देखेंगे उसके सामने वाला लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं लंब का मान √3 और कर्ण का मान 2, तो लंब का मान √3, कर्ण का मान 2 आ गया। और आधार बटे कर्ण चाहिए तो आधार का मान 1 है, कर्ण का मान 2 है, तो 1/2 आ गया। अब इसी को ले जाके इस फार्मूले पे रख दो, यही क्वेश्चन 4 नंबर में भी आ सकता है। ठीक, तो साइन ए का मान हम 1/2 पाए हैं, कॉस बी का मान 1/2 पा गए हैं, प्लस में कॉस ए का मान √3/2 पा गए हैं, साइन बी का मान √3/2 पा गए हैं। ए की कन्ना 1 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, प्लस में √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बन जाएगा, और ये हो गया 2 दूनी 4, 3 1 4, 4/4 हो गया, 4 से 4 कट के उत्तर आ गया 1, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 16 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना।
क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि एक घड़ी के मिनट की सुई, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि एक घड़ी के मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। तो आर का मान कितना दे दिया, आर। एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड। अच्छा, एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा, तो अब हम जानते हैं कि एक मिनट में जो सुई होती है वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का, 6 डिग्री का। तो यानी थीटा का मान हम कितना पा गए, 6 डिग्री। बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और हम लोग जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यही क्वेश्चन आपको 6 नंबर में भी पूछे जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन पूछा भी गया है यही फार्मूला, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान 6 डिग्री दिया है, तो 6 बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। 6 एकन्नम 6, 6 छंग 36, तो 1 बटे ये हमारा हो गया 60 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बटे 60, यानी ऑप्शन नंबर 17 का ए सही होगा। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले, कहने का मतलब जो डी का मान दिया है वो 1/2 दिया है, किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो वो होता है हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। देखो, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पूछेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर। तो अब r बराबर d/2 होता है। d का मान दिया है 1/2, बटे में 2, तो 2 दूनी 4, यानी r का मान हम 1/4 पा गए। इसी को ले जाके इसी पे रख लो, तो 3 गुणे पाई है तो पाई रहने दो। r का मान जब 1/4 रखोगे तो स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लगा दो। 3 पाई हो गया, बटे में 4 चौक 16, यानी 3/16 पाई। हमारा जो आंसर होगा 3 4 चौक 16, 3/16 पाई, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 18 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः, तो जो माध्य दिया है, ध्यान देना, जो माध्य दिया है और क्या दिया है, माध्यक दिया है। माध्य दिया है और माध्यक दिया है क्रमशः, मतलब क्रम से, तो पहले माध्य 26.1 दिया है और जो माध्यक दिया है वो 25.8 दिया है। अब यहाँ से हम जानते हैं पूछा क्या है, इसमें पूछा क्या है, बंटन के लिए बहुलक पूछा। तो बहुलक बराबर हम फार्मूला पढ़ के आए हैं, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है। हम जानते हैं कि 3 माध्यक के स्थान पे 25.8 लिख सकते हैं, माइनस 2 माध्य के स्थान पे 26.1 रख सकते हैं। जब गुणा कराएंगे तो 8 3 24 की 4 हासिल 2, 3 5 15 2 17 की 7 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, एक अंक पे दशमलव लगाया तो लगा दो, माइनस 2 एकन्नम 2 हो गया, 2 छंग 12 की 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5। जब 77.4 से 52.2 घटा दोगे तो आएगा 5 में से 2 गया 3, और 7 में से 2 गया 5, और 7 में से 5 गया 2, 25.3, 25.3, तो 25.3, एक बार फिर से देख लो, 2 एकन्नम 2 आ गया, और जब यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ 77.4 लिखा है, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो 25.2, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और हम लोग अगर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, केंद्रीय प्रवृत्त की माप। तो जो केंद्रीय प्रवृत्त की माप होती है वो मध्य और माध्यक दोनों होता है, मध्य और माध्यक दोनों होता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 20 का ऑप्शन नंबर डी, तो 20 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। तो 21 में क्वेश्चन नंबर खंड बा दिया है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को कॉपी पे एक एक प्रश्न हल करते चलेंगे, और आप लोग हमारे साथ इसको नोट करते चले चलना। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे, और इसके पहले आप लोगों ने नहीं देखा है पहले 2 सेट को, तो उससे जाकर देख लीजिए।
अब हम लोग खंड बा की बात करेंगे, खंड बा, और खंड बा में भी वर्णनात्मक प्रश्न की बात करेंगे और प्रश्नोत्तर संख्या 21 की बात करेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 21 की बात करेंगे और इसमें सभी भाग हल करना है। प्रश्नोत्तर संख्या 21 के का की बात करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 21 के का की बात करेंगे। ठीक, चलो अब ध्यान से सुनना। प्रश्नोत्तर संख्या 21 के का में हमको दिया है कि HCF यानी मासा 99 153 बराबर 9, तो लासा यानी LCM 99 153 का मान बताना है। तो हम जानते हैं कि हम पढ़ के आए हैं कि सॉल्यूशन यहाँ से लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल। फार्मूला क्या पढ़ के आए हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF, LCM गुणे HCF। तो दो संख्या, पहली संख्या 99 है, दूसरी संख्या 193 है और HCF के स्थान पे 9 दिया है। तो पहली संख्या 99, दूसरी संख्या 153 बराबर LCM का मान दिया है, निकालना है, और LCM का मान निकालना है और HCF का मान दिया है 9। तो 9 ऊपर है, 9 नीचे आ जाएगा, तो 99 गुणे 153 बराबर 9 ऊपर है तो 9 नीचे आ जाएगा, बराबर में LCM बच जाएगा। तो 9 × 9 11 9 या 99, 11 से जब हम गुणा कराएंगे 153 में तो 11 × 33 की 3 हासिल 1, 11 × 5 = 55, 55 × 3 = 58 हासिल 5, 11 × 9 11 और 11 × 5 = 16, यानी जो हमारा आंसर आया 1683 आया। कितना आया? 1683। तो जो हमारा आंसर आया वो आ गया 1683। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, 21 के का। अब हम 21 के खा की बात करेंगे। तो 21 के खा में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। बोल रहा है 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर cos थीटा। तो थीटा का मान बताना है। तो हम जानते हैं 2 cos 45 का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर -1 बराबर cos थीटा। तो 2 हो गया, 1 का स्क्वायर रखेंगे तो 1 आएगा, √2 का स्क्वायर रखेंगे तो 2 आएगा, -1 बराबर 0। 2 से 2 कट जाएगा तो 1 ही करना, 1 -1 बराबर 0। 1 से 1 कट के 0 आ गया, यहाँ से cos थीटा है, cos थीटा। तो 1 से 1 कट के 0 आ गया, बराबर cos थीटा आ गया। 0 cos में cos कितने का मान होता है, cos 90 का। तो cos 90 बराबर cos थीटा, cos से cos कट जाएगा तो थीटा का मान 90 डिग्री आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा दूसरे का ये हमारा खा का ऑप्शन तो है नहीं, तो हमारा थीटा का मान 90 आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 के गा की बात करेंगे। 21 के गा की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का गा क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 21 के गा की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का गा बोल रहा है, 21 का गा क्या बोल रहा है कि बिंदु 4, y और क्या दिया है 12, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक, यानी d का मान दे दिया है 10। d का मान कितना दिया है 10। ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। अब हम जानते हैं कि d बराबर फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 12 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 3, y1 मतलब y का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं d का मान दिया है 10, तो 10 रख लो, बराबर 12 में से 4 गया 8, तो अंडर में 8 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का स्क्वायर। अब लिखेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो हम जानते हैं कि 10 का स्क्वायर बराबर √8 × 64 होता है, प्लस में 3 माइनस y का होल स्क्वायर। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर भी स्क्वायर लगा तो इधर भी लगाएंगे, स्क्वायर से √, कट जाएगा, 10 × 100 हो गया, इधर प्लस में 64, इधर देखो बचा क्या 64,
प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 3 त्रिक का 9 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 तिहाई 6y। तो जब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो इधर प्लस 64 है, इधर आएगा ये प्लस 100, उधर जाएगा तो माइनस में 100, तो इधर बचेगा 0, 0 बराबर 64 और 9, तो 9 4 13 की 3 हासिल 1, 6 1 7 73 हो गया। इधर प्लस 100 है, इधर आएगा तो माइनस में 100, प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 6y दिया है, तो 0 बराबर वाई स्क्वायर माइनस 6y, और जब 100 में से 73 घटा देंगे तो 73 7 80 20 100, 73 7 80 20 100, यानी कहने का मतलब ये आ जाएगा हमारा 27। अब हम जानते हैं कि 9 त्रिक 27 होता है, 9 में से 3 गया कितना आएगा 6, तो 0 बराबर वाई स्क्वायर माइनस 9 माइनस 3y माइनस 27 हो गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस माइनस प्लस 3y माइनस 27 बराबर 0। y कॉमन ले लेंगे, y माइनस 9 है, प्लस में 3 कॉमन ले लेंगे, y माइनस 9 त्रिक 27 बराबर 0। तो एक y माइनस 9 और एक y प्लस 3 बराबर 0। इधर माइनस 9 उधर जाएगा प्लस में 9, यानी एक मान 9 पा गए, इधर प्लस में 3 है उधर जाएगा माइनस में 3, तो एक मान माइनस 3 पा गए। तो जो हमारा आंसर होगा वो y का जो मान निकला वो कितना पा गए, एक 9 पाए एक 3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर घा की बात करें तो क्वेश्चन नंबर घा क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर घा की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर घा बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर घा कह रहा है कि बिंदु x कामा वाई, बिंदु 3 कामा 6 और माइनस 3 कामा 4 से समदूरस्थ हों, तो x और y में संबंध। यहाँ से x और y का मान नहीं निकालना है, संबंध दिखाना है, मतलब x और y दोनों रहे। तो एक बिंदु दिया 3 कामा 6 और दूसरा बिंदु दिया माइनस 3 कामा 4, एक बिंदु 3 कामा 6 दिया, दूसरा दिया बिंदु 3 माइनस 3 कामा 4 से समदूरस्थ है, यानी जो बीच वाला है x कामा y क्या है, समदूरस्थ है। तो कहने का मतलब हम जानते हैं कि अगर समान दूरी होगा तो ये a होगा, ये b होगा, ये c होगा। हम जानते हैं कि अगर समदूरस्थ की कंडीशन होगी, समदूरस्थ होगा तो हम जानते हैं कि AB बराबर BC, AB का मतलब होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x3 हो गया और ये y3 हो गया। तो हम फार्मूला जानते हैं कि अंडर रूट x2 मतलब x माइनस x1 मतलब 3, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब y माइनस y1 मतलब 6 का होल स्क्वायर बराबर, अगर 2 लेते हैं तो x1 x2 लेते हैं और 3 हो जाता है तो x2 x3 ले लेते हैं, तो बड़े से छोटे को बताना है। तो x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x3 मतलब माइनस 3, x2 मतलब x का होल स्क्वायर प्लस y3 मतलब 4 माइनस y2 मतलब y का होल स्क्वायर। करना कुछ नहीं है, इसमें से इसको घटा देना, इसमें से इसको, फिर इसमें से इसको घटा देना, इसमें से इसको। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो हम जानते हैं कि अंडर रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर में हम लिख देंगे अंडर रूट माइनस 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। जब हम दोनों पक्षों का स्क्वायर किए हैं तो इधर भी वर्ग लगा देंगे और इधर भी वर्ग लगा देंगे, तो ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 3 त्रिक का 9 प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 तिहाई 6 माइनस 6x प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 6 छंग 36 माइनस 2ab, तो 2 छंग 12y हो गया बराबर में ए स्क्वायर मतलब 3 त्रिक का 9, बी स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 तिहाई 6x हो जाएगा प्लस में 4 चौक 16 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 चौक 8y हो गया। अब इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे सब एक किनारे ला लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 हो गया माइनस 6x हो गया प्लस y स्क्वायर हो गया प्लस 36 हो गया माइनस 12y हो गया,
इधर प्लस में 9 है, इधर आएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा। इधर प्लस में एक्स स्क्वायर है तो इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। इधर प्लस 6x है तो इधर आएगा माइनस 6x। इधर प्लस 16 है तो इधर आएगा माइनस 16। इधर प्लस वाई स्क्वायर तो इधर माइनस वाई स्क्वायर। इधर माइनस 8y तो इधर प्लस 8y बराबर हो गया 0। अब हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जा रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जा रहा है। अब हमको क्या क्या बचा है, एक्स बचा है और संख्या बची है, तो -6x और -6x ये हो जाएगा -12x। इधर -12y और इधर +8y। 12y में से जब हम 8y घटा देंगे तो -4y आ जाएगा। इधर 9 36 9 45 हो गया। देखो इधर +9 है, इधर -9 कट गया। ठीक, इधर 36 बचा है, इधर 36 बचा है और इधर 16 बचा है। जब 36 में से 16 घटा देंगे तो प्लस में 20 आ जाएगा बराबर में 0। अब अगर हम यहाँ से -4 कामन ले लें तो 4 तिहाई 12 3x बन गया। 4 जब कामन ले ली, -4 कामन ले ली है तो यहाँ से प्लस y बच गया, प्लस 4 पंचे 20 बराबर 0। -4 ऊपर है, -4 नीचे चला जाएगा तो 3x + y + 5 बराबर 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग 21 के अंगा की बात करेंगे। तो ये था हमारा 21 का घा। और अब हम लोग अगर 21 के अंगा की बात करें तो 21 के अंगा में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। 21 के अंगा में क्या बोल रहा है, 21 का अंगा क्या बोल रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक, अब यहाँ से हम इसको लिखेंगे। सबसे पहले हमको एक शंकु दे दिया है तो हम एक शंकु बना लेंगे। एक शंकु दे दिया है तो हम शंकु बना लिए। अब हम जानते हैं कि ये शंकु की त्रिज्या होती है, ये शंकु की ऊंचाई होती है और ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई। त्रिज्या को r से दिखाते हैं, ऊंचाई को h से दिखाते हैं और तिर्यक ऊंचाई को l से दिखाते हैं। ठीक, अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर की बात करें तो एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, तो यानी शंकु की त्रिज्या दिया है हमको। हम लिखेंगे कि शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या r बराबर, शंकु की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। फिर आगे लिखेंगे ऊंचाई, मतलब यच का मान दिया है 12 सेंटीमीटर और शंकु का आयतन पूछा है। तो शंकु का आयतन पूछा है तो हमको शंकु का आयतन ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं कि शंकु का जो आयतन होता है, फार्मूला पढ़ा के आए हैं कि शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच होता है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/3 हो गया, पाई का मान 22/7, r का मान 3.5, r का मान 3.5 गुणे एच का मान दिया है 12। जब इसको हम काट देंगे तो 3 एकन्नम 3, 3 चौक 12 आ गया। जब 7 से काटेंगे तो 7 एकन्नम 7, 7 पचे 35 यानी 0.5। जब इसको हम गुणा कराएंगे तो ये 22 आ गया, गुणे जब 35 का 5 से गुणा करा, जब 3.5 का गुणा 0.5 से कराएंगे तो ये 2 देखो 3.5 इसको ऐसे रहने दो, ये 5 चौक 20 तो ये 2.0 आ गया, गुणे में 3.5 बचा है 22। अब जब इसको गुणा कराएंगे तो 22 गुणे 35 का जब गुणा कराएंगे तो 35 दूनी 70 हो जाएगा। जब 35 दूनी 70 हो जाएगा तो एक अंक पे दशमलव लगा है तो एक अंक पे लगा दो तो 7 आ जाएगा। और जब 22 का 7 से गुणा करा देंगे तो 154 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा अंगा था। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, तो चा में हमको क्या देखना है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, ध्यान से देखना। अगर हम चा की बात करें तो चा में हमको दिया है एक वर्ग अंतराल दिया है, और यहाँ से दिया है एक बारंबारता, तो वर्ग अंतराल का मान दिया है 0 से 10, फिर दिया है 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। फिर हमको दिया है मान 3 दिया है, 10 दिया है, 11 दिया है, 9 दिया है, 7 दिया। जब हम इसको अब सॉल्व करेंगे, हमको माध्य निकालना है
तो हम माध्य बराबर फार्मूला पढ़ के आए हैं। माध्य को हम एक्स बार से दिखाते हैं, तो ये एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। कहने का मतलब ये फार्मूला निकालेंगे और इसी पे रख देंगे। तो ये बारंबारता को यहाँ से काट दे रहे हैं, यहाँ पे एफ आई का मान दिया है तो हम एफ आई लिख रहे हैं ताकि इसी में आ जाए। अब हम एक्स आई का मान निकालेंगे, तो एक्स आई बराबर होता क्या है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। तो 0 में 10 जोड़ो आएगा 10, 10 का आधा करोगे तो 5 आ जाएगा। 10 में 20 जोड़ो 30 आएगा, 30 का आधा करोगे तो 15। 30 20 50, 50 का आधा करोगे तो 25। 40 30 70 हो गया, 70 का आधा करोगे तो 35। 50 40 90, 90 का आधा करोगे तो 45। ये हमारा एक्स आई मिल गया। अब हमको चाहिए एफ आई इंटू एक्स आई। अब एफ आई एक्स आई चाहिए, तो 5 तिहाई 15 हो गया, 15 दहम्मा 150 हो गया। जब इसको 11 का जब 25 से गुणा कराएंगे तो 11 पचे 55 हो गया, हासिल 5, 11 दूनी 22, 5 27। फिर यहाँ से 9 का जब 35 से गुणा कराएंगे, 9 पचे 9 9 9 पचे 45 की 5, हासिल 4 आया, 9 त्रिक 27, 27 4 31 हो जाएगा, और 7 पचे 35 हो गया, हासिल 3, 7 चौक 28, 28 3 31 होगा। जब इसको जोड़ देंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए, तो जब जोड़ेंगे तो 5 5 10, 5 15, 5 20 की 0 हो गया, हासिल 1 आ गया, 2 आ गया, 2 1 3, 5 3 8, 8 7 15, 15 1 16, 16 1 17 की 7 हो गया, हासिल 1 आया, 1 1 2, 2 2 4, 4 3 7, 7 3 10 आ गया, 1070 आ गया। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 1070 आ गया। सिग्मा एफ आई चाहिए तो जोड़ डालो, 10 3 13, 13 और 13 1 14, 10 24, 24 24 10 34, मतलब 33, 33 7 40। तो ये हमारा 40 आ गया, 0 से 0 कट जाएगा। जब 4 से 107 में भाग दे दोगे तो 4 दूनी 8 हो गया, 2 बचेगा, 7 उतारो, 4 पंचे 20, 4 संग 24 हो गया, 3 बचा, 0 दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 4 सत्ते 28 यानी 26.7। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 21 का चा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन छुड़वाएंगे नहीं, जो अथवा के रहेंगे उनको भी सॉल्व करा देंगे, तो इसलिए कंटिन्यू बने रहना। अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, प्रश्नोत्तर संख्या 22, प्रश्नोत्तर संख्या 22, प्रश्नोत्तर संख्या 22 की बात करेंगे, तो प्रश्नोत्तर संख्या 22 में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। प्रश्नोत्तर संख्या 22 में किन्हीं 5 भागों को हल करना है, तो 5 भाग हल करना है, तो हम लोग का पे चलेंगे। तो हमारा का क्या बोला है, ध्यान से सुनना। एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो हमको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7x। यहाँ से पहले आपको शून्यक निकालना है और फिर अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है और अल्फा इंटू बीटा का मान। तो हम जानते हैं कि इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इधर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। हम जानते हैं कि पहले द्विघात वाला लिखा जाता है, फिर एक घात वाला, फिर अचर पद। अब हम जानते हैं 12 दिया है, तो अब हम जानते हैं 4 3 12, 4 3 7। तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7 के स्थान पे हम 4 प्लस 3x लिख सकते हैं, प्लस में 12 बराबर 0। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा, प्लस में 3 का x में गुणा कराएंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस में 12 बराबर 0। अगर हम इसमें इन दोनों में x कॉमन ले लें तो यहाँ पे x प्लस 4 बच जाएगा, और यहाँ पे हम प्लस 3 कॉमन ले लें तो x प्लस 3 चौक 12 बन गया, बराबर 0। x प्लस 4 एक डिब्बे में, x प्लस 3 एक डिब्बे में, बराबर 0। तो x प्लस 4 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0। इधर प्लस 4 आया है तो उधर आएगा -4, और इधर प्लस 3 है तो उधर जाएगा -3। कहने का मतलब हम अल्फा का मान देख रहे हैं -4 पा गए हैं और बीटा का मान -3 पा गए हैं। अब हम जानते हैं कि एक होता है मूलों का योगफल, एक होता है मूलों का योगफल, और एक होता है मूलों का योगफल, और एक होता है मूलों का गुणनफल। एक होता है मूलों का योगफल और एक होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो हम जानते हैं कि मूलों का योगफल जो होता है, इसको हम बोलते हैं गणित की भाषा में अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और इसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a।
तो अब यहाँ से b मतलब माइनस b जो होता है, अब यहाँ से अगर हम a b और c का मान निकालें तो x स्क्वायर का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और अचर पद c होता है। अचर पद क्या होता है? c। तो यहाँ से x स्क्वायर के आगे 1 लिखा है तो a का मान 1 हो गया, x के आगे 7 लिखा है तो b का मान 7 हो गया, c का मान अचर पद 12। तो a b और c का मान पा गए हैं, हम ले जाके इसी पे रख लेंगे। तो हम b देख रहे हैं x का गुणांक है, तो यहाँ से लिखते हैं कि x का गुणांक, और a जो है वो x स्क्वायर का गुणांक है तो x स्क्वायर का गुणांक। फिर उसी प्रकार यहाँ से हम मूलों का गुणनफल c होता है, c को हम बोलते हैं अचर पद, बटे में a होता है और जो a है वो है x स्क्वायर का गुणांक। तो अब इसी पे हम फार्मूले पे ला के रख लेंगे। तो अल्फा का मान देख रहे हैं -4 है, बीटा का मान है -3, प्लस माइनस -3 हो जाएगा, माइनस बी का मान देख रहे हैं 7 आया है, ए का मान 1 है, -4 और -3 -7 हो गया, और -7/1 को जब हल करेंगे तो ये -7 आ जाएगा। ठीक, ये हम प्रूव कर दिए। अल्फा का मान दिया है -4, बीटा का मान दिया है -3, सी का मान दिया है 12, ए का मान दिया 1, तो माइनस माइनस प्लस 4 तिहाई 12 बराबर 12। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, हमको यही प्रूव करना था। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 के खा की बात करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर खा की बात करेंगे। तो ये 22 का था। अब हम लोग अगर क्वेश्चन नंबर 22 के खा की बात करें तो 22 के खा में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। 22 के खा बोल रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। क्या बोल रहा है? 22 का खा बोल रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार क्वेश्चन सुनना। बोल रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। कौन सी दो संख्या है नहीं पता, हम xy मानेंगे। फिर बोला है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो जो छोटी संख्या मानेंगे बड़ी संख्या के 8 गुना को कर देंगे। दोनों संख्याएं ज्ञात करना होगा। तो अब यहाँ से हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं। माना बड़ी संख्या x है, माना बड़ी संख्या बराबर x। ठीक, फिर छोटी संख्या बराबर y, छोटी संख्या बराबर y। अब क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार हम लोग चलेंगे। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। प्रश्नानुसार बोल रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इनका वर्ग कर देंगे। अंतर मतलब माइनस 180 है। तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। फिर आगे क्या बोल रहा है, फिर ये पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या क्या है, y। तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या क्या है, x है, इसका कितना गुना है, बड़ी संख्या x है, इसका कितना गुना, 8 गुना है। तो y स्क्वायर बराबर 8x। ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दोगे तो x स्क्वायर हो गया, माइनस वाई स्क्वायर के स्थान पे 8x बराबर 180। इधर प्लस में 180 है, इधर आएगा तो माइनस में 180 हो जाएगा, बराबर में 0। तो 18 दहम्मा 180, 18 में से 10 गया 8 आ जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10x हो गया, माइनस 180 बराबर 0। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 18x माइनस माइनस प्लस 10x हो गया, माइनस 180 बराबर 0। यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 18 बन गया, और प्लस में 10 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 18 दहम्मा 180 18 बच जाएगा, बराबर 0। x माइनस 18 एक ब्रैकेट में, x प्लस 10 एक ब्रैकेट में, बराबर 0। x माइनस 18 बराबर 0 एक बार x प्लस 10 बराबर 0। इधर माइनस 18 है, इधर प्लस में 18, इधर प्लस 10 है तो उधर जाएगा माइनस में 10। तो कहने का मतलब अगर बड़ी संख्या x का मान 18 है, x का मान 18 है तो y स्क्वायर बराबर
8 गुणे x का मान 18 रखे, 18 अट्ठे 144 होता है, तो वाई स्क्वायर बराबर 144 और वाई स्क्वायर बराबर 144 होता है 12 का वर्ग। तो अब जानते हैं स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो y का मान 12 आ गया। यानी अगर x का मान, यानी बड़ी संख्या अगर 18 रही होगी तो छोटी संख्या 12 आई होगी। उसी प्रकार x का मान -10 रख लेना, तो -10 अट्ठे 80 रखोगे तो y का मान मिल जाएगा। जबकि बोला है, जबकि आपको दोनों संख्याएं बताना है, तो एक का मान 18 आएगा और दूसरे का मान 12 आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ से हम लिखेंगे बड़ी संख्या x बराबर 18 सेंटीमीटर, x बराबर 18 और सेंटीमीटर नहीं, और छोटी संख्या y बराबर 12। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये था हमारा 22 का खा। अब हम लोग 22 के गा की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 के गा की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का गा क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 22 के गा की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 के गा की जब हम लोग बात करेंगे, तो 22 के गा बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ठीक, अब हम लोग अगर क्वेश्चन नंबर गा की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर गा क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर गा बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से कहने का मतलब, अब यहाँ से हम एक वृत्त बनाएंगे। सबसे पहले ध्यान से देखना, बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, तो हम सबसे पहले एक बाह्य बिंदु ले लेंगे। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से हम बाह्य बिंदु P ले रहे हैं। किसी वृत्त पर, तो हम एक वृत्त बना ले रहे हैं। वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, तो हम मान ले रहे हैं कि एक स्पर्श रेखा PQ हो गई और एक स्पर्श रेखा PR हो गई। ठीक, एक स्पर्श रेखा PQ हो गई और एक स्पर्श रेखा PR हो गई। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, तो इसके बीच का कोण ये बन रहा है। स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड, तो यहाँ से जब हम केंद्र बनाएंगे तो इसको, और जब इसको मिलाएंगे तो बोल रहा है कि स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो हम जानते हैं कि एक कोण पूरक होता है, एक संपूरक होता है। तो इसको, क्वेश्चन को पहले आप एक बार रोक के वीडियो लिख लो और फिर समझना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, चलो अब यहाँ ध्यान देना। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, हमको ये लिखना है। तो हम यहाँ से लेके चलेंगे, दिया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। तो पहले क्या क्या दिया है हम उसको लिख ले रहे हैं। हमको दिया है कि एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है, जिसका बाह्य बिंदु P 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 है। ठीक, फिर हम आगे लिखेंगे तथा दो स्पर्श रेखाएं हैं, और दो स्पर्श रेखाएं PQ तथा PR हैं। दो स्पर्श रेखाएं PQ तथा PR हैं, इतना हमको दिया है, तथा PR हैं। अब हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है, ये दिया है और हमको सिद्ध करना है, PT मतलब प्रूव दैट। हमको सिद्ध करना है कि जो ये कोण होगा, यानी जो स्पर्श रेखाओं के बीच कोण बनेगा, जो स्पर्श रेखाओं के बीच कोण बनेगा और जो यहाँ पे केंद्र पे कोण बन रहा है, ये दोनों संपूरक होते हैं। तो यानी QPR, क्या QPR, तो कोण QPR प्लस में कोण QOR, इसको O मान ले रहे हैं, तो कोण QOR संपूरक होता है। संपूरक मतलब 180 डिग्री। हमको यही सिद्ध करना है। फिर हम लोग अगर उत्पत्ति की बात करेंगे, तो अब हम लोगों का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। एक बार फिर से ध्यान से देखना, अनसॉल्व में क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, फिर हम सवाल पे लेके चलें।
हमको दिया है कि सबसे पहले दिया है, क्या दिया है ध्यान से देखना, दिया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, तो हम मान ले रहे हैं कि एक बाह्य बिंदु P है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, तो एक वृत्त बनाए, खींची गई दो स्पर्श रेखा, एक PQ है दूसरा PR है, खींची गई दो स्पर्श रेखा PQ तथा PR है के बीच का कोण, तो कोण QPR, QPR की बात कर रहा है। स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड, तो स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड मतलब जो ये PQ है, यहाँ से OP, OQ और OR है, मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी इसके और इसके द्वारा जो केंद्र पे अंतरित कोण हो रहा है, अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो यानी अंतरित कोण जो केंद्र पर कोण बन रहा है और जो इन दो स्पर्श रेखाओं के बीच बन रहा है, इनका संपूरक होता है। तो इनको जोड़ के 180 के बराबर दिखाना है। तो यही हम लिखे हैं। अब हम लोग उपपत्ति की बात करेंगे। अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज, अब इसको हम यहाँ से एक रचना कर दे रहे हैं कि P से O को मिलाया, P से O को मिलाया, ठीक। अब यहाँ से हम लिख देंगे उपपत्ति में कि P से O को मिलाया, ठीक। चलो अब यहाँ ध्यान देना, समकोण त्रिभुज। अब अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करें तो हम जानते हैं कि ये भी समकोण होता है और ये भी क्या होता है, समकोण होता है। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पे लंब होती है, हम ये पढ़ा के आए हैं, ठीक। तो हम अगर त्रिभुज OQP की बात करें, OQP और समकोण त्रिभुज QRP में फिर से ध्यान से सुनना। सबसे पहले अगर हम OQP और ORP, फिर से सुनना, OQP और ORP की बात करें, ORP। अब हमको ये दिखाना है कि क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप और सर्वांगसम हैं कि नहीं। तो पहले सर्वांगसम दिखाने के लिए हम लेके चलेंगे। अब हम जानते हैं कि ये बाह्य बिंदु है, तो बाह्य बिंदु से अगर इन दोनों को समरूप और सर्वांगसम दिखाना है तो हम जानते हैं कि लिख सकते हैं PQ बराबर PR। शुरू स्टार्ट यहीं से करेंगे, PQ बराबर PR। इसका कारण लिखेंगे कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ठीक। इतना लिख दिए। अब हम आगे और लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे ध्यान से सुनना। PQ बराबर PR हो गया। अच्छा, अब हम जानते हैं क्या हम OQ बराबर OR लिख सकते हैं। OQ बराबर OR क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये हमारी ये त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या। और OP बराबर OP लिख सकते हैं क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, ठीक, कॉमन है। तो फिर से एक बार ध्यान से सुनना। अगर हम OQP और ORP को सर्वांगसम दिखाना हो तो हम जानते हैं कि PQ बराबर PR लिख सकते हैं क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। फिर यहाँ से OQ बराबर OR लिख सकते हैं क्योंकि त्रिज्या है, और OP बराबर OP लिख सकते हैं क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक। इतना हो गया। अब क्या हम बताओ, त्रिभुज OQP और त्रिभुज ORP को हम सर्वांगसम दिखा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल दिखा दिए। किस नियम से? यस 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 से। किससे दिखा दिए? यस 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 से। अब हम जानते हैं कि अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं तो CPCT से हम जानते हैं कि जो कोण QPO होगा वो बराबर होगा RPO के। कहाँ से? CPCT से। कहाँ से? CPCT से, करेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएट ट्रायंगल, ठीक, CPCT से। अच्छा, अब हम जानते हैं कि POQ किसके बराबर होगा। देखो, OPQ या QPO बराबर होगा RPO के। और हम लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं कि जो POQ होगा वो POR के क्या होगा? बराबर होगा। POR के क्या होगा? बराबर होगा।
तो जो पी ओ क्यू है वो पी ओ आर के बराबर होगा। ये भी कहाँ से? CPCT से। कहाँ से? CPCT से। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम लोग क्यू पी आर की बात करें, किसकी बात करें? क्यू पी आर की, तब ध्यान से सुनना। क्या हम क्यू पी आर बराबर, देखो ये इसके बराबर हो गया, तो अगर हम क्यू पी आर की बात करें तो क्यू पी ओ प्लस आर पी ओ लिख सकते हैं ना। फिर से ध्यान से सुना, अगर हम क्यू पी आर की बात करें तो क्या हम इसको क्यू पी ओ प्लस में आर पी ओ लिख सकते हैं, आर पी ओ। ठीक, अब यहाँ ध्यान से सुनना। अच्छा, आर पी ओ, अब क्या हम क्यू पी आर बराबर क्यू पी ओ आर पी ओ के बराबर है, तो यहाँ से हम जहाँ क्यू पी ओ है चाहे आर पी ओ लिख दें, और जहाँ आर पी ओ है वहाँ क्यू पी ओ लिख दे रहे हैं, तो हम आर पी ओ को क्यू पी ओ में बदल दें, तो क्यू पी ओ प्लस क्यू पी ओ। अब हम जानते हैं एक एक दो क्यू पी हो गया, तो कोण क्यू पी आर बराबर दो कोण क्यू पी ओ हो गया। ठीक, यहाँ तक लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है ना? बोलो, चलो आ जाओ इसी प्रकार। अच्छा, क्यू पी आर, ध्यान से सुनना, अगर हम क्यू पी आर की बात किए, किसकी बात किए? क्यू पी आर की, तो टू कोण क्यू पी ओ लिखे। अच्छा, क्यू ओ आर की बात करें, क्यू ओ आर किसकी? क्यू ओ आर की बात करें, किसकी बात करें? क्यू ओ आर की, तो क्या इसको टू कोण पी ओ क्यों लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, टू कोण पी ओ क्यों लिख सकते हैं। जैसे इसको इसके बराबर दिखा है, वैसे क्यू ओ आर बराबर लिख सकते हैं, इसको इसके बराबर, तो एक 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 दो, तो टू कोण पी ओ क्यू बराबर क्यू ओ आर, इतना लिख दिए हैं। क्यू ओ आर बराबर टू कोण पी ओ क्यू। अब हम जानते हैं कि अगर इसको और सॉल्व करना चाहें तो कोण ओ पी क्यू में देखेंगे, किसमें? त्रिभुज ओ, यहाँ से लिख रहे हैं त्रिभुज ओ पी क्यू में, त्रिभुज किसमें? ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में हम क्या लिखेंगे? जानते हैं कि कोण क्यू पी ओ, कोण क्यू पी ओ यानी ओ पी क्यू में हम जानते हैं कि कोण क्यू पी ओ प्लस में कोण पी ओ क्यू, पी ओ क्यू या क्यू ओ पी, चाहे जो लिखो, प्लस में कोण पी क्यू ओ, कोण पी क्यू ओ बराबर 180 होता है। हम जानते हैं कि क्यू का मान 90 दिया है, तो यहाँ पे 90 लिख लेंगे, तो कोण क्यू पी ओ प्लस कोण पी ओ क्यू प्लस 90 बराबर 180। इधर प्लस 90 है, उधर माइनस हो जाएगा, तो क्यू पी ओ प्लस पी ओ क्यू बराबर 180 में से 90 घटाओगे तो 90 आएगा। तो क्या हम क्यू पी ओ का मान निकाले हैं? निकाल के आए हैं। पी ओ क्यू का मान निकाले हैं? निकाल के आए हैं। इसी को लाके यहाँ पे रख लो, इसी को लाके यहाँ पे क्या कर लो? रख लो। तो यहाँ से चाहे आप ये लिखना चाहो या ये लिखना चाहो, यहाँ से इसको और सॉल्व करना चाहो, तो क्यू पी ओ का मान कितना पाओगे? ये दो ऊपर है, दो कहाँ आएगा? नीचे आ जाएगा। दो कहाँ चला आएगा? नीचे। तो यहाँ से हम इसको लिखना चाहें तो दो ऊपर है, दो कहाँ आएगा? नीचे। तो यानी कोण क्यू पी आर बटे दो बराबर कोण क्यू पी ओ लिख सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से हम अगर कोण क्यू ओ आर, दो ऊपर है, दो कहाँ चला आएगा? नीचे, बराबर कोण पी ओ क्यू लिख सकते हैं। तो हम कहने का मतलब ये दिखा रहे हैं कि जहाँ पे क्यू पी ओ है वहाँ कोण क्यू पी आर बटे दो लिख लो, जहाँ पी ओ क्यू है क्यू ओ आर बटे दो लिख लो। तो यही ले जाके आप इस इक्वेशन में रख दो और तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो क्यू पी ओ के स्थान पे हम लिख सकते हैं कोण क्यू पी आर बटे में दो, और पी ओ क्यू के स्थान पे लिख सकते हो क्यू ओ आर बटे दो, क्यू ओ आर बटे में दो बराबर 90 हो गया। अब हम जानते हैं कि 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो कोण क्यू पी आर प्लस में कोण क्यू ओ आर बराबर 90 हो गया। दो नीचे है, दो ऊपर चला जाएगा, तो कोण क्यू पी आर
प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर 2 9 18 180। और हमको प्रूव भी क्या करना था, यही प्रूव करना था। ठीक, इट्स प्रूव्ड हो गया। अब यहाँ ध्यान से एक बार फिर से सुनना, 2 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन। तो पहले एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र O है, एक बाह्य बिंदु P दिया है, P से 2 स्पर्श रेखा, एक PQ एक PR दिया है, और हमको सिद्ध करना है कि QPR और इधर से QOR बराबर 180, क्योंकि संपूरक बोला है। कुछ नहीं करना है, पहले इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना है। फिर ये अगर समरूप हो जाएंगे तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। फिर यहाँ से आप QPR को 2 कोण POQ लिख देना और QOR को 2 कोण POQ लिख देना, क्योंकि हम फिर उसके बाद लिख देना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसका मान 90 दिया है और इन दोनों का मान निकाल के ला के यहीं पे रख देना, और यही तुमको प्रूव करना था। ये था क्वेश्चन नंबर किसका, क्वेश्चन नंबर 22 का गा था। अब हम लोग 22 के घा की बात करेंगे। अब हम लोग 22 के घा की बात करें तो हम लोग 22 के घा में देखेंगे, ध्यान से देखना। 22 के घा की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 के घा में क्या बोल रहा है, 22 का घा। देखो 22 के घा में हमको एक चित्र दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा घा, 22 के घा में हमको चित्र दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले जो चित्र दिया है उसको बना दे रहे हैं, ध्यान से देखना। जो चित्र दिया हुआ है हम चित्र बना दे रहे हैं, चित्र बना दे रहे हैं। ठीक, फिर उसके बाद ध्यान से देखना आगे क्या बोल रहा है। तो चित्र में दिया है A है, B है, C है, D है और यहाँ पे O दिया है। ठीक, फिर दिया है आकृति में OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। फिर से एक बार ध्यान देना, आकृति दिया है और दिया है OA इंटू OB, यानी OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। तो तुमको दिखाना है कि जो कोण A है वो कोण C के बराबर होगा और जो कोण B है वो कोण D के बराबर होगा। ठीक, तो अब क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, हम इसको अपने लैंग्वेज में लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमको दिया है, हम लिखेंगे यहाँ दिया है, और फिर उसके बाद हमको सिद्ध करना है, दिया है और फिर उसके बाद सिद्ध करना है। फिर हम यहाँ से उत्पत्ति की बात करेंगे। ठीक, देखो दिया है, सिद्ध करना है। हमको दिया है, क्या दिया है कि OA इंटू OB, क्या दिया है ध्यान से देखना, दिया है कि OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। OA इंटू OB, OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। फिर हमको इतना दिया है और सिद्ध क्या करना है कि कोण A बराबर होगा कोण C के और कोण B बराबर होगा कोण D के। अच्छा, अब यहाँ ध्यान से सुनना, उत्पत्ति के लिए तुमको हम एक तरीका बता रहे हैं, दिमाग में याद रखे रहना कि अगर OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD दिया है तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसी के बराबर में इसको हम क्या लिख सकते हैं, OA, इधर देखो OC ऊपर है, OC चलाएगा नीचे, और इधर से OD है ये है, इधर OB ऊपर है तो OB चलाएगा नीचे। तो अब यहाँ से हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि OA और OD लेके एक त्रिभुज बना लो और OC और OB लेके एक त्रिभुज बना लो। ठीक, यहाँ ध्यान से सुनना फिर से, OA इंटू OD यानी OA और OD लेके एक त्रिभुज बना लो, OA और OD लेके एक त्रिभुज बना लो तो AOD बन जाएगा। OC और OB लेके एक त्रिभुज बना लो, OC और OB लेके तो एक त्रिभुज बन जाएगा BOC। एक त्रिभुज क्या बन जाएगा, BOC। तो अब हम लोग इसको चलेंगे, लिखेंगे उत्पत्ति में, सॉल्यूशन में, हल में लिखेंगे क्या, ध्यान से सुनना। हम लिखेंगे कि त्रिभुज AOD, किसमें, त्रिभुज AOD और त्रिभुज COB में, यानी AOD और त्रिभुज COB में हम जानते हैं कि कोण AOD, क्या, कोण AOD बराबर होगा कोण COB के, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम यहाँ से एक चीज लिख दिए, क्या, कि कोण AOD बराबर कोण COB, कौन से कोण हैं, कौन से कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण।
अब हमको दिया भी है OA बटा OC बराबर OD बटा OB। यहाँ से हम लिखेंगे OA बटा OC बराबर OD बटा OB। अब क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमको दिया है। अब हम देख पा रहे हैं कि त्रिभुज AOD और त्रिभुज COB दोनों क्या हो गए सर? दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। किस नियम से? साइड एंगल साइड से। किससे? साइड एंगल साइड से। तो हम लिखेंगे कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ से लिख देंगे। अब यहाँ से लिख देंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो कोण A है, कोण C के बराबर होगा, कोण O के बराबर होगा, कोण D कोण B के बराबर होगा। तो यहाँ से लिख लेंगे कोण A कोण C के बराबर होगा और कोण B जो है वो कोण D के बराबर होगा। और हमको यही क्या करना था? सिद्ध करना। तो हेंस प्रूव्ड हो गया। ये 22 का घा था। अब हम लोग 22 के अंगा की बात करेंगे। तो 22 के अंगा में हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है। 22 के अंगा में बोल रहा है 22 के अंगा में बोला है ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्ती की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाल लिया जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता बादशाह हो पहला और दूसरा बादशाह नहीं हो। तो हम जानते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे। हम जानते हैं कि ताश में पत्तों की संख्या, ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या, ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या यानी NS बराबर पत्तों की संख्या यानी NS बराबर 52 हो गया। फिर अब यहाँ से लिखेंगे बादशाह आने की प्रायिकता। क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन पूछा है बादशाह आने की प्रायिकता। पहला क्वेश्चन पूछा है बादशाह आने की प्रायिकता। बादशाह आने की प्रायिकता पहला। तो अब यहाँ जानते हैं कि हम लिखेंगे बादशाह के पत्तों की संख्या। तो यहाँ से हमको PE पूछा है और यहाँ से पत्तों की संख्या यानी पत्तों की संख्या मतलब NE का मान हम जानते हैं कि 4 होता है बादशाह के पत्तों की संख्या। तो यहाँ से हम नीचे लिख देंगे NE। क्या? NE। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि NE का मान हमको 4 दे दिया है और NS का मान हमको पता है 52 होता है। तो हम फार्मूला जानते हैं कि PE बराबर होता है NE/NS होता है। NE का मान दिया है हमको 4, NS का मान दिया है 52। तो 4 × 9 4, 13 चौका 52 यानी 1/13। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। अब हम जानते हैं कि PE प्लस PE डैश, दूसरा क्वेश्चन PE प्लस PE डैश बराबर 1 यानी बादशाह, इसको हिंदी में लिख लेना, बादशाह आने की प्रायिकता प्लस बादशाह नहीं आने की प्रायिकता बराबर 1। तो बादशाह आने की प्रायिकता का मान 1/13 पा गए हैं, प्लस में बादशाह नहीं आने की प्रायिकता बराबर 1। इधर प्लस में 1/13 उधर जाएगा तो माइनस में 1/13। तो 1 - 1/13, 13 × 9 13, 13 में से 1 गया 12/13। तो PE डैश बराबर 13 - 1/13, 13 में से 1 घटा दोगे तो 12/13। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा 22 का अंगा। ठीक, अगर हम 22 के अंगा हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 के चा की बात करेंगे। अगर हम 22 के चा की बात करेंगे तो 22 का चा क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। 22 के चा की बात करें तो 22 का चा बोल रहा है, 22 का चा बोल रहा है कि 22 के चा में हमको देखना है, हालांकि 5 ही क्वेश्चन करना था तो 6 क्वेश्चन है तो सभी करवा दे रहे हैं। तो 22 के चा में बोल रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करना है। हमको दिया है वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल, अच्छा निकालना का है इसमें, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता मतलब ये FI का मान दिया है। निकालना क्या है? माध्यक निकालना है, हमको याद रख के चलना है। क्या निकालना है? माध्यक निकालना है। तो बारंबारता दिया है हमको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। हमको इतना दिया है वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है 5, 8, 20, 15, 7, 5। ठीक। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमको माध्यक निकालना है। तो हम जानते हैं कि जो माध्यक का फार्मूला होता है, अगर हम माध्यक के फार्मूले की बात करें तो जो माध्यक का फार्मूला होता है हम नीचे लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखना। माध्यक बराबर फार्मूला जो होता है वो होता है यल प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू में एच। ये हमारा फार्मूला होता है। अब हम सब का मान निकालेंगे और ला के इसी पे रख देंगे। तो हम जानते हैं कि एफ दिया है और सी एफ का मान चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ 5 होता है, 5 लिख लो। 5 में 8 जोड़ दो 13 आ जाएगा। 13 में 20 जोड़ दो 33 आ जाएगा। 33 में 15 जोड़ दो तो 33, 5, 38, 10, 48 आ जाएगा। 48 में जब 7 जोड़ दोगे तो 55 आ जाएगा और 55 में 5 जोड़ दोगे तो 60 आ जाएगा। जिगजैग मोशन में आपको जोड़ते आना है तो यहाँ से आपका सी एफ का मान मिलेगा। तो हम जानते हैं कि जो सबसे बड़ा होता है वो एफ का मान होता है। किसका मान होता है? एफ का मान होता है। फिर इसके सामने चले जाओ और इसके ऊपर वाला सी एफ का मान होता है। तो अब जो जो पा रहे हैं लिख रहे हैं। एफ का मान हम 20 पा गए, सी एफ का मान हम 13 पा गए। अब यल का मान चाहिए तो यल का मान जो होता है हम जानते हैं कि एफ के सामने चले जाओ, जो सबसे आगे वो यल का मान होता है। तो यल का मान 20 पा गए। ठीक, यल का मान पा गए। यन का मान, अच्छा यन का मान जो होता है वो होता है सभी को एफ को जोड़ डालो। तो जब इसको पूरे को जोड़ दोगे तो 60 आ जाएगा। तो यन का मान हम 60 पा गए और एफ का मान 20 पाए ही हैं। और एच का मान चाहिए तो एच का मान होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो 30 में से 20 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब इसी को ले जाके आपको इसी पे रख देना है। तो माध्यक बराबर एल का मान 20 पाए तो 20 रखे। एन का मान हम पा गए हैं 60, 60 बटे 2 हो गया माइनस सी एफ का मान है 13 बटे में एफ का मान है कितना? 20 इंटू में एच का मान है 10। एक जीरो से एक जीरो कट गया। 2 से जब इसको बांधेंगे तो 2 तिहाई 6 30 आ जाएगा। तो 20 प्लस 30 माइनस 13 बटे में 2 तो बराबर 20 प्लस 30 में से 13 घटा दोगे तो ये आ जाएगा 17, 17 बटे में 2 आ गया। जब इसको और सॉल्व करोगे तो 2 अठे 16, 2 पंचे 10 और इसको जोड़ दोगे तो 28.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 28.5। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22 का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 22 था। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करने चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में, क्वेश्चन नंबर 23 यानी प्रश्नोत्तर संख्या 23, प्रश्नोत्तर संख्या 23, प्रश्नोत्तर संख्या 23 की बात करें तो 23 में इसमें 2 सवाल दिया है। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7 पहला और ये दूसरा दिया है। तो इसमें चाहे कहो अथवा करवा दें चाहे कहो दोनों करवा दें। तो दोनों करोगे कि अथवा? तो अभी समय नहीं, हम आपको अथवा का करवा दे रहे हैं। बाकी इसको जो जो क्वेश्चन छूट रहा है उसको एक वीडियो में बना के डाल देंगे, ठीक, क्योंकि टाइम नहीं और थोड़ा मोबाइल में बैटरी भी कम है। तो चलो आ जाओ, हम इस क्वेश्चन नंबर 23 का अथवा करवा रहे हैं। ठीक है, 23 का अथवा। तो हम देख रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या एवं उसको अंकों के पढ़ने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे माना 2 अंकों की संख्या, माना 2 अंकों की संख्या, माना 2 अंकों की संख्या बराबर xy हो गया। इसके अंकों को पलटने पर, तो फिर अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या yx हो गई। बनी संख्या, अंकों को पलट दिए तो पहले xy था, अब yx हो गया। बनी संख्या का योगफल 66 है, तो पहले xy था और अब yx हो गया। का योगफल मतलब प्लस बराबर 66 दिया। आगे बोला अंकों का अंतर 2 है, तो देखो x और y है, इसका अंतर कितना है? 2 है। तो x माइनस y का मान कितना हो गया? 2 हो गया। इसको समीकरण 1 बना लो
और इसको जब और सॉल्व कर लो तो हम जानते हैं कि एक्स वाई को हम लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, और वाई एक्स को लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स। तो इसको समीकरण 2 बना लो। इसको जब हम और सॉल्व करेंगे एक्स वाई के स्थान पर लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, और y के स्थान पर लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स बराबर 66। तो इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो 10 एक 11x हो गया, 10 एक 11y हो गया बराबर 66। इसमें 11 कामन ले लो तो x प्लस वाई बराबर 66 आ गया। 11 ऊपर है, 11 नीचे चला जाएगा तो 66/11 आ गया, 11 छके 66। तो x प्लस वाई बराबर 6 आ गया। इसको समीकरण 2 बना लो। तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर अगर 2 है तो x इधर प्लस 2 है तो इधर आएगा -2, इधर माइनस वाई है तो इधर जाएगा प्लस वाई। इसको समीकरण 1 बना लो। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखोगे तो हम देख रहे हैं 2 में रखने पर तो x प्लस वाई के स्थान पर x माइनस 2 रख दोगे बराबर 6। तो x 2x, इधर -2 है उधर जाएगा +2 हो जाएगा। तो 2x बराबर 6 2 8, इधर 2 ऊपर है 2 चला जाएगा नीचे तो 8/2, 2 चौका 8। तो x का मान हम 4 पा गए। अगर x का मान 4 है तो इसमें ले जाके रख लो। तो हम देख रहे हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 1 में रखोगे तो x माइनस 2 बराबर y दिया है तो x के स्थान पे 4 माइनस 2 बराबर y, 4 में से 2 घटा दोगे तो 2 आ गया, यानी y का मान 2 आ गया। तो वो संख्या कौन सी थी? अगर हम संख्या x y माने थे तो x के स्थान पे 4 रखे, y के स्थान पे 2। तो अतः वह संख्या x y बराबर 42 होगी। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। तो प्रश्नोत्तर संख्या 24 की बात करेंगे। तो प्रश्नोत्तर संख्या 24 में हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर पहला ऊपर का देख लो। तो एक मंदिर की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से लिखेंगे कि माना, देखो एक मंदिर है, मंदिर रहेगी जमीन में, मंदिर की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो इसको लिख लिए मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने एक भवन, तो दूसरी ओर एक भवन बना है। बने भवन के शीर्ष से देखो फिर से सुनो, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है तो मंदिर की ऊंचाई 15 मान लिए। फिर आगे बोला मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है। तो ये हमारा भवन हो गया। फिर यहाँ से जो उन्नयन कोण है, अगर उन्नयन कोण बोलेगा तो यहाँ से चित्र ऐसे बन जाएगा, क्योंकि इसके सामने देखेगा और ऊपर देखेगा तो उन्नयन कोण होगा। उन्नयन कोण दिया है 30 अंश, तो यहाँ पे 30 अंश लिख लो। तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 है। तो ये भवन है, ये हमारा शीर्ष होगा, ये पाद होगा। तो जो पाद का है वो 45 अंश बना रहा है। फिर बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 3 + √3 है। तो यहाँ से हम लिख ले रहे हैं A B C D E। तो हम यहाँ से लिख रहे हैं कि हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि भवन की ऊंचाई जो है, भवन की ऊंचाई मतलब AC बराबर हमको सिद्ध करना है 5 3 + √3। ठीक, अब कुछ नहीं, हम सवाल पे लेके चलेंगे। तो यहाँ 15 है तो यहाँ पर भी 15 हो जाएगा। इसको x मान ले रहे हैं तो ये भी x हो जाएगा, और इतनी AB की ऊंचाई को h मान लेना। तो आप लोग इसको लिख लेना कि माना मंदिर की ऊंचाई ED है तथा भवन की ऊंचाई AC है। तो AC बराबर लिख देना AB, अच्छा लिख दे रहे हैं AC बराबर लिखेंगे AB + BC, AC बराबर AB + BC। अब यहाँ से हमको AC बराबर निकालना है। AB का मान h है तो h लिख लो, BC का मान 15 है तो 15 लिख लो। अब यहाँ से हमको h का मान निकाल लेना है और ला के यहीं पे रख देना है। तो यहाँ से जितना बोल दिए इसको लिख लेना। अब यहाँ से जब हम लेके चलेंगे तो हम देख रहे हैं कि त्रिभुज EDC में
हम जानते हैं कि अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होते हैं। तो कोण CEB बराबर लिख सकते हैं कोण ECD। तो हम जानते हैं कि दोनों आपस में बराबर होंगे, तो ये CEB का मान 45 है, तो CED का भी मान कितना हो जाएगा, ECD का भी मान 45 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम जानते हैं कि ये हमारा लंब है और ये आधार है, तो हम जानते हैं कि लाल बटे कक्का। तो यहाँ से लंब बराबर हो tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का मान 45 दिया है, लंब का मान दिया है 15, आधार का मान दिया है x। tan 45 का मान 1 होता है बटे 15 बटे x 51 में x बराबर 15। तो x का मान हमको 15 मिल गया है। अब हम त्रिभुज AEB में देखेंगे, त्रिभुज AEB में देखेंगे तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि लंब का मान h है और आधार का मान x है। तो हम यहाँ से जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। थीटा का मान अब की बार 30 दिया है, लंब का मान h है तो h लिख लो, आधार का मान x है, तो tan 30 बराबर h का मान h रहने दो, x का मान हम 15 पाए हैं, 15 रख दे रहे हैं। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बटे 15। ये हो जाएगा 15 ही करना 15, तो 15/√3 बराबर h हो गया। अब हम जानते हैं कि √3 से इधर भी गुणा और √3 से इधर भी गुणा, तो ये हो जाएगा 15√3 बटे √3 3 हो जाएगा बराबर h। 3 इकन्नम 3, 3 पचे 15, तो ये 5√3 यानी h का मान 5√3 पा गए। ये समीकरण 1 ले, इसको समीकरण 1 बना लो, इसको समीकरण 2 बना लो। तो 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से लिखेंगे कि समीकरण 2 का मान समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखोगे तो AC बराबर h प्लस 15 है, तो h का मान हम पाए हैं 5√3 प्लस 15 है, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे √3 बच जाएगा, 5 यहीं 15। और हमको यही क्या करना था, प्रूव करना था कि जो भवन की ऊंचाई है AC वो 3 प्लस √3 है। तो अतः भवन की ऊंचाई AC बराबर 3 प्लस √3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या 25 की बात करेंगे। तो प्रश्नोत्तर संख्या 25 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। प्रश्नोत्तर संख्या 25 की बात करेंगे। तो प्रश्नोत्तर संख्या 25 में हम देख रहे हैं अथवा, प्रश्नोत्तर संख्या 25 की अथवा की बात करेंगे। मोबाइल में बैटरी खत्म है इसलिए ये छोटा वाला क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। ये हालांकि 6 नंबर का दोनों आया है। ठीक, तो बोल रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो यहाँ से लिखेंगे कि माना त्रिज्या r है, माना त्रिज्या को हम r से दिखाते हैं, तो त्रिज्या मतलब r लिख देंगे, त्रिज्या r है। तब r बराबर दे दिया है 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर लिख दो। वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, तो कोण मतलब थीटा का मान दे दिया है 60 अंश। फिर बोल रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। थीटा का मान दिया है 60 बटे 360, पाई मतलब 22/7, r मतलब 21, स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लिख लो। एक जीरो से एक जीरो कटा, 6 का नाम 6, 6 36। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ऊपर 1/6 आ गया, गुणे 22/7 आ गया, और 21 गुणे 21, 7 का नाम 7, 7 3 21, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 2 का नाम 2, 11 दूनी 22। जब इसको सॉल्व कर देंगे तो 11 का नाम 11, हासिल 1, 11 दूनी 22, 22 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, 11 के नाम 11, जब 21, ठीक एक बार फिर से देख लो, 11 और 21 बचा है, तो 21 गुणे 11, तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 21, तो 1 2 1 3 2 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो वीडियो देखना, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वीडियो देखना, यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।